आज मैं आपको सभी प्रकार के चार्जर को रिपेयर करने का बेसिक नॉलेज दूंगा और ज़्यादातर चार्जर में जो फॉल्ट आते हैं उन पर ही बात करूंगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चार्जर मेरे पास हैं, एक एंड्रॉयड का भी है और एक इस टाइप का है। अलग अलग टाइप के यहाँ पर मैंने चार्जर लेके रखे हुए, कुछ अलग कंपोनेंट पे हैं, कुछ ट्रांजिस्टर बेस पे हैं और कुछ दूसरे ट्रांजिस्टर पे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फॉल्ट आता है, अलग अलग चार्जर पे अलग अलग फॉल्ट देखने को मिलता है, लेकिन रिपेयर करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अब बात करता हूँ पहले फॉल्ट की। अगर आपके चार्जर पे कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग की प्रॉब्लम बता रहा है, जैसे आपने मोबाइल कनेक्ट किया, वो चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, फिर छोड़ रहा है, फिर एक्सेप्ट कर रहा है, फिर छोड़ रहा है, एक ये प्रॉब्लम आती है। और एक फेक चार्जिंग की। अब यहाँ पर फेक चार्जिंग से मेरा मतलब है आपने चार्जिंग तो कनेक्ट कर लिया है और मोबाइल भी चार्ज वहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन चार्ज उठा नहीं पा रहा है। मान लीजिए 12% चार्ज है और 13-14 नहीं हो पा रहा, 12 पे अटका हुआ है, लेकिन है वो लोगो शो कर रहा है चार्जिंग का। अब यहाँ पर चार्जर पे वो कौन सा कंपोनेंट रहता है जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देने के लिए मैं चलिए इस चार्जर को उठा लेता हूँ। ये एंड्रॉयड का चार्जर है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा किसी भी चार्जर में AC से DC बनाने के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया होता है। वो ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड को मिलकर बनता है। अगर आपके पास ऐसा चार्जर है जिसमें SMD कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे इस टाइप के आप SMD कंपोनेंट देख रहे हैं छोटे वाले, तो वहाँ पर आपको इस टाइप का रेक्टिफायर देखने के लिए मिल सकता है। इस टाइप का बोले तो ये वाला रेक्टिफायर 4 लेग वाला। अब यहाँ पे से देखिए, यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये वाले यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट में आपने 220 वोल्ट इनपुट देते हैं, तो यहाँ पर रेक्टिफायर के इस तरफ आपको 220 वोल्ट DC मिलता है। यहाँ से AC देंगे तो यहाँ पर 220 वोल्ट आपको DC मिलेगा। और ये जो सप्लाई आपकी जा रही है, मतलब ये ट्रैक जो जा रहे हैं आपके, ये इंडक्टर होते हुए डायरेक्ट कैपेसिटर पर जाते हैं, जो यहाँ पर फिल्टर करके आगे IC को देता है। मतलब टोटल मिला के हमारी जो वोल्टेज IC तक जारी होती है, वो कैपेसिटर रेजिस्टेंस और यहाँ पर इंडक्टर वगैरह लगे होते हैं, उनसे फिल्टर होकर IC तक वो जाता है। फिर IC उसको स्विचिंग करते हुए ट्रांसफार्मर के माध्यम से सेकेंडरी सेक्शन को देती है। अब ये प्राइमरी सेक्शन है और ये सेकेंडरी सेक्शन है। ट्रांसफार्मर के बाद का जो सेक्शन है सेकेंडरी है। यहाँ पर एक लाइन भी बना के रखी हुई देखिए, कटा हिस्सा है, ये सेकेंडरी सेक्शन है। प्राइमरी का सेकेंडरी से कोई लिंक नहीं होता, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर उसको कनेक्ट करता है। अगर आप करंट की बात करें तो सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में आपको यहाँ पर AC में करंट लग सकता है, AC DC में यहाँ पर करंट लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज होती है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्शन होता है वहाँ पर आपको बहुत लो वोल्टेज मिलती है, वहाँ पर आपको कोई भी करंट नहीं लगता। वैसे ही आप दूसरे चार्जर को उठाइएगा तो यहाँ पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन यहाँ पर 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को अलग क्या करता है, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर को इस तरीके का बना होता है कि वहाँ पर वो एक मैग्नेटिक वेव के साथ काम करता है। ट्रांसफार्मर की जो इनपुट की 2 लेग होती है और आउटपुट की 2 लेग होती है, इनपुट और आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इनपुट देखिए, आपको सबसे पहले मैं ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये इनपुट आप मान लीजिए यहाँ पर, और ये आउटपुट इसको मान लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इनपुट है। अब यहाँ से आपकी 220 वोल्ट AC आपकी इनपुट होती है और यहाँ से आपकी आउटपुट हो जाती है। अगर ट्रांसफार्मर आपका मान लिया जाए 12 वोल्ट का है, तो वहाँ पर स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट वो दे देगा। अब स्टेप डाउन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वो 12 वोल्ट दे देगा। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसको स्टेप डाउन करके दे देता है। मतलब इनपुट और आउटपुट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, बीच में एक वेव यहाँ पर काम करती है। इसलिए आपको ट्रांसफार्मर के आउटपुट में या फिर आपको किसी भी SMPS के सेकेंडरी सेक्शन में करंट नहीं लगता, उसका यही कारण है। ये थी एक बेसिक नॉलेज। अब हम बात करते हैं उस फॉल्ट पे, जिस फॉल्ट पे आपको मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पर SMD है। किसी में यहाँ पर 4 डायोड लगी रहती हैं। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, इसमें 4 डायोड लगी हैं रेक्टिफायर के लिए, क्योंकि ये बड़ा वाला PCB है, इसमें 4 डायोड लगी हैं। किसी में 1 डायोड यहाँ पर देखने को मिलती है, ऐसा नहीं, किसी में 1 डायोड भी, किसी में 4 डायोड भी, और किसी में इस तरीके का आपको मिल सकता है। अब देखिए जो रेक्टिफायर आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसके बाद में कैपेसिटर लगे हैं। ओरिजिनल चार्जर की बात करें तो वहाँ पर आपको 2 कैपेसिटर देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 450 वोल्ट के 2 कैपेसिटर होते हैं। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सर इनपुट और आउटपुट कैसे फाइंड करें, अगर कोई चार्जर से ले लिया है उसमें अंदाज़ा नहीं चल रहा आपको इनपुट और आउटपुट हमें कैसे फाइंड करना है। तो देखिए
450 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है, अब वहाँ पर आप 450 ही ढूंढने लगे, ये बात नहीं है। 400 से 500 वोल्टेज के बीच का जो कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिलता है, वहाँ से हम AC को इनपुट कराते हैं। आपने डायरेक्ट किसी भी कैपेसिटर में नहीं भी दे देना, उसके पहले एक ब्रिज रेक्टिफायर आपको देखने के लिए मिलेगा। कैपेसिटर के पहले यहाँ पर उस ट्रैक को आप फाइंड करेंगे तो एक ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा, तो ब्रिज रेक्टिफायर पे आपने AC इनपुट कराना है। तो वहीं पर हम आउटपुट कैसे फाइंड करें? देखिए, आउटपुट पर भी एक कैपेसिटर लगी होती है। उस कैपेसिटर की वैल्यू आपको 6 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड आपको 16 वोल्ट आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो वहाँ पर उस कैपेसिटर पर आप डायरेक्ट उस कैपेसिटर की दोनों लेग पे आप पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए होता है, तो वहाँ से आप कैपेसिटर की लेग से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन जो पूरे स्टेप हैं सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर मैं करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, आपको अगर बोरिंग लग रहा हो तो आप छोड़ सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो बने रहिए, सभी के क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ। फॉल्ट पे बात तो करूँगा ही, साथ ही सभी के क्वेश्चन का मैं आंसर देते रहूँगा, क्योंकि हर टाइप की कमेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं उस फॉल्ट की जिसका मैंने बताया था, फेक चार्जिंग या फिर कनेक्टिंग डिस्कनेक्टिंग का प्रॉब्लम। कैपेसिटर, देखिए, जो हमारा इनपुट पे जो कैपेसिटर लगा होता है, इनपुट यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर के जस्ट बाद में कैपेसिटर लगा होता है। ओरिजिनल चार्जर में आपको 2 मिल सकते हैं या फिर 3 मिल सकते हैं, और जो लोकल चार्जर होते हैं इसमें आपको 1 मिल सकता है। तो उन कैपेसिटर पर देखिए, वो जो कैपेसिटर आपको इनपुट पे मिलते हैं रेक्टिफायर के जस्ट बाद में, ये दोनों कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, तो इसकी वीक हो जाने की वजह से, इन कैपेसिटर के वीक हो जाने की वजह से, या फिर ये कैपेसिटर लीक हो चुके हैं किसी कारण से, तो वीक और लीक हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। कैपेसिटर क्या काम करता है, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। कैपेसिटर सर्किट में आने वाली वोल्टेज को स्टेबल रखने में मदद करता है, वोल्टेज को सिर्फ, ठीक है। करंट को करता है इंडक्टर, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो कैपेसिटर हमेशा पैरेलल पे यूज होते हैं, तो डायरेक्ट DC पर वो यूज होते हैं प्लस माइनस पर, उसे सीरीज में नहीं लगाया जाता है। किसी सर्किट बोर्ड में सीरीज में हो सकता है, जो ऑडियो बोर्ड होते हैं उनमें सीरीज में लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको वो जो बात बता रहा हूँ वो आपने फॉलो करना है। तो कैपेसिटर वीक और लीक हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या करना है, आपने दोनों कैपेसिटर को, आप चाहें तो वो कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं जो लीक है, लीकेज नहीं दिख रहा है, तो किसी कैपेसिटर की शेप आपको चेंज लग रही है। कैपेसिटर ज़्यादातर ख़राब होने पर उनकी शेप चेंज हो जाती है, थोड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे से फटने लग जाते हैं। तो अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो आपने दोनों कैपेसिटर को निकाल के वहाँ पर 2 कैपेसिटर उसी वोल्टेज के लगा देने हैं, अलग से नए वाले। प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। और आप अपनी तसल्ली के लिए आउटपुट पे जो कैपेसिटर लगा हुआ ना उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो सर्किट में जितने भी आपको कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं सभी को आपने चेंज कर लेना है। जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है या फिर वीक हो जाता है तो सर्किट जब एम्पियर खींचता है तो कैपेसिटर भाई ख़राब है, तो लोड कैपेसिटर भाई वीक है, कैसे खींचेगा। तो इस कारण से ऐसा दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए, ये तो प्रॉब्लम होगी कनेक्टिंग डिस्कनेक्टिंग या फिर फेक चार्जिंग की। अब बात करते हैं चार्जर पे फ्यूज बार बार बर्न हो रहा है। देखिए, चार्जर पे फ्यूज बोले तो एक फ्यूजेबल यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हो सकती है, वो बार बार ख़राब हो रही है। आपने किसी भी चार्जर को देखा बिल्कुल डेड कंडीशन में है, उसके बाद आपने वहाँ पर रेजिस्टेंस देखी बिल्कुल बर्न हुई है, आपने डाली वहाँ पर दोबारा से ख़राब हो गई, या फिर शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले मैं डेड की बात करता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टिंग की बात करता हूँ। यहाँ पर आपको मैं दोनों चार्जर पे बताऊंगा, एक ओरिजिनल चार्जर पे और आपको एक इस टाइप के जो चार्जर आते हैं वो भी बताऊंगा। इसमें भी बता दूंगा इस टाइप के जिसमें ऑप्टो कपलर नहीं आपको दिखता है, उसमें भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में बता दूंगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर चार्जर आपका डेड है, बिल्कुल डेड आपका चार्जर है, तो आप क्या करें। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर चार्जर पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है जो हमारी फ्यूज का काम करती है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, अगर वो रेजिस्टेंस ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, फ्यूज रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं एक एक्यूरेट वैल्यू की बात करूँ तो आप 10 से 20 ओम्स तक का वहाँ पर फ्यूजेबल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। अब मान लिया जाए अगर आपके पास वो रेजिस्टेंस नहीं है तो बहुत ही पतली वायर आप वहाँ पर एज ए फ्यूज वहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत पतली वायर, ज़्यादा पतली नहीं, जितना फ्यूज के अंदर छोटी सी वायर होती है ना पतली सी, वो आप यूज कर लीजिए। ज़्यादा पतली होगी तो बार बार वो उड़ते रहेगी, और ज़्यादा मोटी होगी तो उड़ेगी नहीं। आपको यही मैं सजेशन दूंगा कि पहले तो आप फ्यूज को ढूंढिए, मतलब फ्यूज रेजिस्टेंस को आप ढूंढ लीजिए, नहीं मिलता है तो फिर आप उसमें पतली वायर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आपका चार्जर का फ्यूज बार बार उड़ रहा है, आपने यहाँ पर पतली सी वायर बांध ली या फिर फ्यूज बांध दिया, फिर आपने सीरीज में चेक करना है। अब ये मत कहिएगा कि सीरीज
कैसे बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो सीरीज़ पे आप हमेशा जब भी आप किसी भी सर्किट पे काम करते हैं तो सीरीज़ पे चेक करना है। शॉर्टिंग रहेगा तो सीरीज़ बल्ब जल जाएगा, शॉर्टिंग नहीं रहेगा तो आपका वो सर्किट चल जाएगा। अब यहाँ पर आपने फ्यूज यहाँ पर बांध लिया, आपका या तो चार्जर चल जाएगा, नहीं चलेगा तो इसका मतलब आगे कहीं पर वहाँ पर शॉर्टिंग है। अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो शॉर्टिंग होगा, अगर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है फिर भी डेड है। चलिए, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा फिर भी डेड है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। आपने कौन कौन से सेक्शन को देखना है। मान लिया जाए आपके चार्जर पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, फ्यूज बांध लिया, फिर भी आपको आउटपुट नहीं दे रहा, आपको करना क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ब्रिज रेक्टिफायर पे आपने वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज चेक कर लीजिए, ब्रिज रेक्टिफायर की वोल्टेज आप चेक करने कितने डीसी में चेक करेंगे। यहाँ पर या तो फिर ये जो कैपेसिटर आपको मिल रहा है ये वाले, इसके दोनों लेग पे आप मल्टीमीटर को लगाइए और डीसी रेंज पे, ठीक है, डीसी 200 से ऊपर लगाइएगा, यानी कि डीसी 1000 वोल्ट पे सेट कर लीजिएगा मल्टीमीटर को। अब आपको बता दूं ये मल्टीमीटर है, तो यहाँ पे सेट करेंगे, तब जाके आपने वहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपको 350 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए, इन कैपेसिटर पे 350 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम या थोड़ा सी ज़्यादा आपको मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इस कैपेसिटर से पहले एक इंडक्टर कॉइल यहाँ पर यूज करी है, एल। देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना, इंडक्टर कॉइल का जो सिंबल रहता है वहाँ पर एल करके दर्शाया जाता है, मतलब एल करके वहाँ पर नोट किया जाता है किसी भी सर्किट बोर्ड पे। तो इंडक्टर कॉइल, मान लिया जाए आपको इस कैपेसिटर पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पर चेक कीजिएगा। यहाँ पर बोले तो चलिए डायोड पे आप चेक कर लीजिएगा, डायोड के आउटपुट पे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर मिल रही है और कैपेसिटर पर नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है इंडक्टर कॉइल इस वाले सर्किट पे, अगर इंडक्टर कॉइल जिस वाले सर्किट को आप यूज कर रहे हैं उसमें सभी कंपोनेंट को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का दिक्कत हो सकता है, कैपेसिटर पर नहीं मिल रही और डायोड पर मिल रही, तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का दिक्कत हो सकता है। मान लीजिए कैपेसिटर पर मिल रही है और आपको फिर भी आउटपुट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर ये रजिस्टेंस देखिए, कैपेसिटर की लेग से यहाँ पर दोनों रजिस्टेंस यहाँ पर आपको सीरीज में मिल रही है और ये जा रही है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इधर जा रही है और यहाँ से ये देखिए यहाँ तक जा रही है। ये तो हो गया आपका, आप ऑन एसी पे इसको चेक कर सकते हो, मतलब आप इसको ऑन एसी पे चेक कर सकते हो। लेकिन उससे भी सरल मेथड रहेगा आपका डीसी में चेक करने का, मतलब इसको ऑफलाइन चेक करने का। अब देखिए ऑफलाइन बताता हूँ, वो बेटर, मतलब वो अच्छा मेथड आपके लिए होगा। यहाँ पर एक मल्टीमीटर को मैं चालू करके दिखाता हूँ। बेसिकली सभी मल्टीमीटर में जो कंपोनेंट आपके चेक करे जाते हैं, ज़्यादातर कंपोनेंट कंटिन्यूटी मोड पे चेक करे जाते हैं, कैपेसिटर, डायोड और रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सब यहाँ पर चेक करे जाते हैं। अब देखिए आपका चार्जर डेड है, तो आपने क्या क्या सेक्शन वहाँ पर छेड़ना है, मतलब क्या क्या सेक्शन वहाँ पर चेक करना है। सबसे पहले तो आप इंडक्टर कॉइल चेक करेंगे। इंडक्टर कॉइल आपकी हमेशा बीप देगी इस तरीके से, अगर नहीं दे रही है तो समझ लो इंडक्टर कॉइल खराब है, उसकी जगह पे या तो फिर इंडक्टर नई वाली है तो लगा लो, नहीं है तो एक पतला सा वहाँ पर जंपर मार सकते हो, क्योंकि कॉइल हमेशा आपका सीरीज में लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद है एक ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस 155 नंबर के हैं। अब इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि इसको कैसे चेक करा जाता है, उसकी वीडियो में एंड पे दूंगा, देख लीजिएगा। तो 155 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पर तो नहीं आ रही, थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। रेजिस्टेंस का पूरा मोड है यहाँ तक, हरा वाला पूरा मोड से रेजिस्टेंस का है, तो ऊपर बढ़ा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं भी इसकी वैल्यू हमें शो कर जाएगी। चलिए 2200 किलो ओम्स पे देखते हैं ज़रा, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, इसका मतलब एक बार 2 मेगा ओम पे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए तो रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसकी रेजिस्टेंस जो यहाँ पर 155 नंबर की लगी है उसकी वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है कितना, चलिए थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा मुझे, 200 किलो ओम्स पे करते हैं, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, तो थोड़ा सा ऊपर पे हमें वैल्यू दिखा रहा है इस वाले की, मतलब यहाँ पर ये 1 मिनट एक्यूरेट यहाँ पर नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू है थोड़ा अप डाउन हो रही है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं, इसको भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, ये देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ अटैच्ड हैं, ज़्यादा वैल्यू के अटैच्ड हैं। यहाँ पर कैपेसिटर की एक लेग है, यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस को, और एक लेग है, ये दोनों रेजिस्टेंस को बीच में आ जा रही है, कैपेसिटर की वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू डिस्टर्ब हो रही है। अगर आपको इसको एक्यूरेट चेक करना है तो रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के इनकी वैल्यू आप चेक करेंगे, तब जाके इसकी एक्यूरेट वैल्यू आपको निकल के बाहर आ जाएगी।
तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपने चेक कर लिए, बिल्कुल वैल्यू ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें आगे चलना है, फिर अगले रेजिस्टेंस को चेक करना है इस तरीके से। तो वैसे ही ये थोड़ा सा डाउन करके इसकी वैल्यू है आ रही, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 0 आ गया, तो इसका मतलब ये तो 0 मतलब 1 ओम्स का है, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो इसको चेक कर लिया। फिर चलते हैं आगे डायोड पे। तो डायोड को भी ऐसे चेक करना है, डायोड एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं देगा। डायोड जब खराब होता है तो दोनों तरफ से वैल्यू या फिर कंटिन्यूटी भी देने लगता है। तो यहाँ पर ये डायोड बिल्कुल ओके है। अब बात करते हैं यहाँ पर, आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो क्लियरली आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इनको भी चेक करना है। जो आर वाली रेजिस्टेंस होती है वो कुछ ओम्स की होती है, ठीक है, आर वाली रेजिस्टेंस कुछ ओम्स की होती है, जैसे कि 1 या 2 ओम्स की हो सकती है। अब वहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस भी चेक कर लिए, बिल्कुल वैल्यू आ रही, इसको भी चेक कर लिया। इसमें भी जो है आपको वैल्यू में डाउट होता है तो उसको बाहर निकाल के चेक करेंगे आप। अगर आपको वैल्यू में थोड़ा सा डाउट होता है तो उसको बाहर निकाल के आप चेक करेंगे। चलिए ये भी आपकी सही निकली। इस डायोड को आपने चेक करा तो इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, आपको बिल्कुल एक तरफ से वैल्यू दे रहा है, बिल्कुल ओके है। तो लगभग आपने ये कैपेसिटर भी चेक कर लिया, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी ओके है। सब कुछ आपने चेक कर लिया, ये रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर ली, इनकी वैल्यू एक्यूरेट आ रही है। तो इसका मतलब प्राइमरी में जितने कंपोनेंट थे हमने तो चेक कर लिए, इसका मतलब फॉल्ट सेकेंडरी सेक्शन का हो सकता है। तो सेकेंडरी सेक्शन में फॉल्ट आपको बहुत कम देखने के लिए मिल सकता है। प्राइमरी सेक्शन में जब आपका चार्जर बिल्कुल डेड हो जाता है, आपको कहीं भी शॉर्टिंग नहीं मिलती है, तो उस वक्त आपने आईसी पर काम करना है। बोले तो आईसी को निकाल के आपने दूसरी आईसी इसी नंबर की डालनी होती है, क्योंकि आईसी के इंटरनली ख़राब हो जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। और अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की। दूसरा प्रॉब्लम है शॉर्टिंग का। आपने यहाँ पर ये जो फ्यूज है वो चेंज कर लिया है, मतलब फ्यूज रेजिस्टेंस आपने चेंज किया, फिर आपने इसको चलाया तो ये बार बार उड़ रहा है, मतलब इसका मतलब आगे कहीं पे शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग या तो फिर आपकी एवरेज रेक्टिफायर पे हो सकती है। रेक्टिफायर के आपने चारों लेग को चेक करना है, किसी में शॉर्टिंग तो नहीं आ रही। किसी 2 लेग पे आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब भले वो 2 लेग एसी की हो, भले डीसी की हो, इनपुट की हो, भले आउटपुट की है, कहीं पर भी इसमें शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। इस टाइप की शॉर्टिंग आ रही तो समझ लो आपका रेक्टिफायर ख़राब है। तो कंफर्म नहीं है कि रेक्टिफायर खराबी है, उसको निकाल के चेक करना है। रेक्टिफायर को बाहर निकालिए, उसके बाद चेक कीजिए, आपको रेक्टिफायर बिल्कुल ओके नज़र आता है। फिर यहाँ पर कैपेसिटर को आपने चेक करना है। देखिए कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने की वजह से भी यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। जो फुली शॉर्ट या फिर फुली आपको यहाँ पर शॉर्टिंग या फिर कंटिन्यूटी आपको सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब आपके पैरेलल पे जो कंपोनेंट लगे हैं वो आपके ख़राब हैं, पैरेलल पे लगे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा है, दूसरा कैपेसिटर लगा है, और तीसरा यहाँ पर ये डायोड वगैरह भी शॉर्ट हो जाने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये जो डायोड लगे हैं उनको भी ज़रूर आपने चेक करना है। अगर आपको बीप आ रही है डायोड में तो उखाड़ के बाहर निकाल के चेक करना है। किसी भी कंपोनेंट में डाउट होता है तो उसको निकाल के चेक करना है। और छोटे छोटे जो पीले वाले एसएमडी कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं उन पे भी चेक करना है, उनको निकाल के चेक करना है अगर आपको वहाँ पर कंटिन्यूटी सुनाई दे रही है। तो बेसिकली ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है आईसी की वजह से आती है, डेड की समस्या है और शॉर्टिंग की समस्या है। आपको सारे कंपोनेंट ओके लग रहे हैं तो आईसी को निकाल के आप फिर उस प्रिंट पे देखिए। मान लिया जाए आपको यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है लेकिन रेक्टिफायर बिल्कुल ओके है, यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है कैपेसिटर पे, यहाँ पर एक ही लेग पे लगा दिया, ये दोनों है कैपेसिटर की लेग, तो यहाँ पर आपको मान लिया जाए शॉर्टिंग आ रही है। अब आपने वही कैपेसिटर भी निकाल लिया, फिर भी शॉर्टिंग आ रही है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको ये ऐसी बाहर निकाल देनी है, फिर यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करनी है। आपको 100% मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी ख़राब हो जाने की वजह से डायरेक्ट कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आपको यहाँ पर मिल सकती है। ये तो इस चार्जर की बात रही। अब मैं दूसरे चार्जर की बात करूँ जिसमें ऑप्टो कपलर लगा होता है। ये छोटा सा सर्किट है, बिल्कुल सिंपल सर्किट है, इसमें कोई भी बड़ा यहाँ पर आपको काम नहीं करना है। यहाँ पर वही जो फेक चार्जिंग की समस्या वो आपको बता दिए, कैपेसिटर आपने जितने भी हैं वो चेंज करके देख लेने हैं। बाकी बात रही वहाँ पर आपका चार्जिंग, यहाँ पर शॉर्टिंग मतलब यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस उड़ा हुआ है, आपने बांधा फिर उड़ चुका है, मतलब बार बार उड़ रहा है, इसका मतलब आगे शॉर्टिंग है। आगे शॉर्टिंग है या तो फिर आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 4 डायोड यहाँ पर लगी होंगी वो ख़राब है। यहाँ पर 4 डायोड यूज़ नहीं हुए, सिर्फ यहाँ पर एक डायोड का यूज करा है। ये अब इसमें 4 डायोड लगी हैं, ये दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है। इसमें ऑप्टो कपलर लगा के रखा है, इसने नहीं लगा के रखा है। अब बात इसमें एक ही है, दोनों में यहाँ पर स्विचिंग के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। 13001 यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हो सकता है, चलिए देखता हूँ। हाँ नहीं, इसमें 13001 नहीं है। और इसमें कितना है, इसमें है आपका
हाँ, इसमें 13001 ट्रांजिस्टर यूज हुआ है इस वाले में। और इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है वो है आपका 2N3904। तो यहाँ पर इस वाले ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपका यहाँ पर शॉर्टिंग आ रहा है कैपेसिटर पे। अब भाई आपका ये बार बार उड़ रहा है तो इसका मतलब आगे शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग कहाँ चेक करना है आपने? डायरेक्ट कैपेसिटर पे चेक करना है और आपने कैपेसिटर को खोल के भी चेक करना है कि भाई कैपेसिटर में एक्चुअल शॉर्टिंग आ रही है या फिर यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर पे के प्रिंट पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। कैपेसिटर निकाल लिया, प्रिंट पे शॉर्टिंग आ रही है तो इसका मतलब आगे कहीं दिक्कत है। दिक्कत कहीं नहीं है, आपका ये ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लीजिए, फिर जाके शॉर्टिंग यहाँ पर चेक कीजिए। 100 में से 90% ट्रांजिस्टर ख़राब होने की वजह से आपको इस कैपेसिटर पर शॉर्टिंग सुनाई दे सकती है। और हाँ, मैं 13001 की बात कर रहा था, इसमें वो भी है 13001 है, थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल किनारे था इसलिए मैं देख नहीं पाया। तो यहाँ पर 13001 ट्रांजिस्टर भी यूज हुआ है। तो ज़्यादातर 13001 ट्रांजिस्टर के ख़राब होने की वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग आपको दिखा सकता है, या फिर इस ट्रांजिस्टर के ख़राब होने की वजह से शॉर्टिंग दिखा सकता है। अब साथ ही आपने इस वाले डायोड को भी ज़रूर चेक करना है। अब साथ में ये सब चेक करें, ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका मैंने बताया है। आपको अगर ट्रांजिस्टर चेक करना नहीं आता है तो चलिए मैं एक आपको छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर है, इसकी 3 लेग हैं। किसी 2 लेग में आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। कोई भी 2 लेग हो सकती है, वो बीच की हो, लास्ट की हो, बेस, कलेक्टर, एमीटर कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए कोई भी शॉर्टिंग आपस में नहीं आ रही, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके है। ऐसा नहीं है ट्रांजिस्टर आपका जो है शॉर्टिंग नहीं है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो कभी कभी ट्रांजिस्टर की इंटरनली वहाँ पर ब्रेक हो जाने की वजह से आपका सर्किट डेड हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपने सारे कंपोनेंट चेक करे हैं, अब आपको ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग आ रही है तो ट्रांजिस्टर चेंज कर लो, आपका सर्किट चालू हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर पे शॉर्टिंग भी नहीं आ रही, आपका सर्किट फिर भी डेड पड़ा है, तो ट्रांजिस्टर को निकाल के दूसरा ट्रांजिस्टर वहाँ पे लगा लो। कभी कभी ट्रांजिस्टर मैंने बताया था आपको इंटरनली ब्रेक हो जाने की वजह से आपका सर्किट डेड हो सकता है। तो ज़्यादातर शॉर्टिंग ट्रांजिस्टर से आती है, वहीं से सॉल्व हो जाएगा। बाकी सेकेंडरी में कुछ भी नहीं लगा है, एक जेनर डायोड लगी है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। सेकेंडरी सेक्शन का फॉल्ट बहुत कम आता है। आपको प्रॉब्लम रहती है जेनर डायोड आप चेक ज़रूर कर लेना। बाकी एसएमडी जो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी उनको भी चेक कर लेना। अगर वो बार बार उड़ रही है, कोई बिल्कुल डैमेज है, कोई जली हुई है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट आपके पैरेलल पे लगे, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, वही सब चेक कर लेना है। जिसमें भी शॉर्टिंग नज़र आ रही है उसको निकाल के आपने चेक करना है। तो इस तरीके से आप इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। अब इसकी भी वही बात करें, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने रेक्टिफायर चेक करना है, कैपेसिटर चेक करना है और ट्रांजिस्टर चेक करना है। प्राइमरी सेक्शन में जो जितने भी आपको कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं सभी को आपने चेक करना है। सभी के चेक करने के बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आप कोशिश करिए, आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस पर मैंने दूसरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, चार्जर को रिपेयर करने की अलग अलग तरीके से बता के रखा हुआ है, उसको भी आप दे सकते हैं। फिर भी ये जो कंपोनेंट अगर आपको चेक करना आता है, बेसिक चीज़ें आती हैं, तो आप चार्जर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और वैसे ही एक और चार्जर ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है ना, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ज़्यादातर शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर जेनर डायोड भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर 2 जेनर लगी होती है, एक 4148 नंबर की और एक वोल्टेज की। वोल्टेज जो जेनर होती है वो आपके वोल्टेज को ड्रॉप करके 5 वोल्ट का अगर चार्जर रखे तो 5 वोल्ट फिक्स करके आपको देती है। तो वहाँ पर उन जेनर डायोड को भी चेक कर लीजिएगा कि शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आ रही है। वो डायोड और जेनर डायोड को एक ही तरीके से चेक किया जाता है, एक तरह से वैल्यू देता है और एक तरह से वैल्यू नहीं देता। उसी तरीके से आपने जेनर डायोड चेक करनी है। अब यहाँ पर जो आपको रेक्टिफायर यहाँ पर दिख रहे हैं उनको भी आपने डायोड को एक एक करके चेक करना है। डायोड एक तरफ से वैल्यू दे रहा है, एक तरफ से नहीं दे रहा है। अगर शॉर्टिंग आ रही है तो डायरेक्ट आप कुछ नहीं करना, आपको दोनों ट्रांजिस्टर निकाल लेने। इसमें 13000 कितना है, 13003 इसमें यूज करा है, तो 13003 इस और इस ट्रांजिस्टर को निकाल के आपने चेक करना है अगर शॉर्टिंग दे रहा है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी चार्जर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ये था बेसिक गाइड। अगर आपको पसंद आया या फिर कुछ सीखने के लिए मिला हो या फिर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा वो आपको लाइव चार्जर रिपेयर करना बताऊँगा। यहाँ पर देखिए सभी की कमेंट उठा के मैंने एक वीडियो बना दी है। बाकी अपने कमेंट करके आप उन्हें अपना सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।